ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के मैनेजमेंट से हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ और एमडी यासिर राव जी, जिनसे बात होगी चौथी तिमाही के नतीजों पर ग्लेनमार्क के बारे में आपको। लेकिन सबसे पहले कुछ बता देते हैं। तो ग्लेनमार्क लाइफ जो है वो 2011 में ये कंपनी बनी थी। कंपनी के पास 550 मीट्रिक टन उत्पादन वाले 4 प्लांट्स हैं। इनके पोर्टफोलियो में 120 एपीआई शामिल हैं। करीब 550 कस्टमर्स इनके पास हैं। दुनिया के 6 देशों में इनका कारोबार है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, लैटिन अमेरिका और भारत में इनकी मौजूदगी है। यासिर राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब राव जी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बात करेंगे नतीजों की, तो जहां पर मार्जिन्स की बात मैं करना चाहूँगा। हमने देखा कि जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक परेशान करती हुई दिखाई दी है। इस बार कितना इम्पैक्ट पड़ा इनपुट कॉस्ट का, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अपनी मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप? तो देखिए, जो कारण थे मार्जिन के दबाव का, वो कारण अभी भी हैं। तो सिर्फ अच्छी चीज ये है कि वो ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। तो जैसे गैस प्राइस है, अब गैस प्राइस बढ़ तो रहा है, लेकिन हमारे पे इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है गैस प्राइस का। लेकिन जो सॉल्वेंट्स हैं उसके कारण जो इम्पैक्ट आता है मार्जिन पे, वो जो दबाव आता है मार्जिन पे, वो रहेगा जब तक कि सॉल्वेंट प्राइसेस वो लेवल पे रहेंगे जो जो हम पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं, 2 से 3 क्वार्टर से देख रहे हैं। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसा फैक्टर है जो मार्जिन पे दबाव डालेगा। तो हमारे जो मार्जिन 30 से 31% होते थे, वो अब जाके 2 से 2.5% कम हुए हैं। वो रहेंगे 1 से 2 क्वार्टर तक। हमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये रहेंगे। अब अगर वो स्थिति जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो फिर तो मार्जिन 30 से 31% पे आने की बहुत ज्यादा आशा है। बिल्कुल मिस्टर राव जी, अगर आप हमें जो पिछली तिमाही है उसमें आपके जेनेरिक एपीआई बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा और सीडीएमओ बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अगर वो बताएं हमारे दर्शकों को। तो सीडीएमओ का बहुत ही अच्छा पिकअप हुआ इस साल, क्योंकि पिछले साल जो है कोविड के कारण बहुत गिर गया था हमारा सीडीएमओ का बिजनेस। तो इस साल जो है वो 12 साढ़े 12% बढ़ गया है हमारा सीडीएमओ बिजनेस। तो वो हमें वापस आते दिख रहा है, और इस साल भी वही ट्रेजेक्ट्री रहेगी। इसके अलावा हमारे जो एक और प्रोजेक्ट जो है, नया प्रोजेक्ट वो आएगा, वो Q3 या Q4 में हमको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। तो सीडीएमओ का ग्रोथ तो बहुत ही क्लियर है। जहां तक कि जेनेरिक एपीआई का सवाल है, जेनेरिक एपीआई भी बहुत अच्छा कर रहा है। पर्टिकुलरली जो है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में देखें या जापान में देखें या लैटिन अमेरिका में देखें, हमारा जेनेरिक एपीआई का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत सॉलिड रहा है। ये कंटिन्यू रहेगा। और यूरोप में जहां से थोड़ा प्रेशर आया था, और भारत में भी थोड़ा सा प्रेशर आया था, वो हमें ज्यादा दिख रहा है। तो जेनेरिक एपीआई का भी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही सॉलिड दिखाई दे रहा है हमको आते साल में। करेक्ट मिस्टर राव जी, अगर आप हम बात करें आपके जो मार्केट्स हैं, चाहे वो रेगुलेटेड मार्केट हो या इमर्जिंग मार्केट हो, उसमें जो है पिछली तिमाही कैसी रही है आपकी? आपके हिसाब से कौन सा मार्केट इस समय बेहतर कर रहा है, और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो इमर्जिंग मार्केट और रेगुलेटेड मार्केट, इसमें से इस समय कितना आ रहा है? पहले मैं कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूँ। तो रेगुलेटेड मार्केट का हमारा इस साल जो है, पिछले साल जो है 72% रहा है। FY22 में रेगुलेटेड मार्केट का कंट्रीब्यूशन 72% रहा है। और ये जितनी मार्केट का मैंने अभी बात की, वो सारे रेगुलेटेड मार्केट में आते हैं। तो और जहां तक कि इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो 28% रहा है। पिछले पिछले साल जो है FY21 में रेगुलेटेड मार्केट जो है वो कम हो गया था, लेकिन वो रिलेटिवली कम हुआ था, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया था, 34% हो गया था। ये इसके कारण कि हमने कोविड ड्रग्स काफी बेचे थे। तो ये इनका स्प्लिट रहा है। और इस साल हम, क्योंकि कोविड ड्रग्स का ज्यादा सेल नहीं हुआ है, तो इसके कारण जो है रेगुलेटेड मार्केट का परफॉर्मेंस फिर से 70% के ऊपर, यानी इस साल 72% हुआ है।
अब जहां तक के आगे की बात है, हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया, जापान मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो कंटिन्यू रहेगा। लैटिन अमेरिका में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। यूएस में परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, लेकिन यूएस में क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, यानी जो फार्मा कंपनीज हैं जिनको हम एपीआई सप्लाई करते हैं, वो उनको चैलेंज है। तो उनके अगर चैलेंजेस ठीक रहेंगे, क्योंकि नए लॉन्चेस भी आ रहे हैं यूएस में इस साल, तो वो लॉन्चेस के कारण हमारे काफी आशा है कि जो है ये हमारा यूएस मार्केट का भी परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, अच्छा ही रहेगा। जहां तक कि यूरोप का सवाल है, यूरोप में जो सार्टन्स ड्रग थे उसके कारण थोड़ा प्रेशर आया था, लेकिन क्योंकि अब हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस को हमने अपना लिया है, तो कस्टमर को भी हम जो है अगला अगला प्रोसेस दे सकेंगे, और उसके कारण यूरोप का भी जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक रहेगा इस साल। और इंडिया में भी जो वही फैक्टर्स हैं, क्योंकि इंडिया का हमारा बिजनेस ज्यादातर जो है वो रेगुलेटेड मार्केट बिजनेस है, यानी इंडिया में भी बिकता है लेकिन बाहर के देशों में भी बिकता है। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं रीजनली, हमें हर रीजन से स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और इसके कारण हमारा जो जेनेरिक बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने की बहुत अच्छी संभावना है। करेक्ट। आपने अभी बात करते हुए बताया मिस्टर राव जी कि जो पैट इम्प्रूवमेंट है वो आपका होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जो है मार्जिन बेहतर होंगी क्योंकि आप जो डेट जो है उसके रीपेमेंट पर फोकस कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि फिलहाल कंपनी की जो डेट की सिचुएशन है वो क्या है, अगर आप उसका कुछ उस पर कोई इंसाइट दे सकें। तो जब हमने आईपीओ किया था पिछले साल, तो इसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये था कि हमको डेट रीपे करना था, और हमने डेट पूरा के पूरा पे रीपे कर दिया है। तो अभी जो है हमारे बुक्स पे डेट नहीं है, और कोई ऐसा वो नहीं है कि जिस वजह से हमको डेट लेना पड़े। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि फिर हमारा पैट मार्जिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। 20% के आसपास हमारा पैट मार्जिन है, और ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है, और जो है इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं है, तो उसके कारण जो है पैट मार्जिन जो है वो बहुत ही स्टेबल, यानी 20% के आसपास कंटिन्यू रहेगा। ओके सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी और कितने नए अप्रूवल। ये है सिचुएशन। यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मिस्टर राव जी कि आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस काफ़ी बड़ा है, और आपने जैसा अभी बात की भी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो रूस और यूक्रेन में इस समय टेंशन चल रहा है उसकी वजह से आपके बिजनेस पर किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है। तो हम तो सिलेक्ट हो गए, जो PLI 2 स्कीम थी उसमें ग्लेनमार्क सेलेक्ट हो गया है। ये जो 1000 करोड़ वाला जो था, और तो उसमें R&D और जो कैपेक्स है, जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें, तो वो हम क्राइटेरिया मीट कर चुके हैं, और उसके कारण सरकार ने हमको भी सिलेक्ट कर लिया है। और जो मैंने प्लान आपको बताया, जो हम ब्राउन फील्ड अभी कर रहे हैं और जो ग्रीन फील्ड हम करने वाले हैं, उसमें कुल मिला के हमारा 400 से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 3 से 4 साल में होने की के प्लान बन चुके हैं। तो वो है, और फिर R&D में भी काफी हमारा यानी वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो हम तो सिलेक्ट हो गए हैं, और जो है ना हम उसका फायदा उठाएंगे PLI स्कीम का, जो अगले 5 साल का जो है विंडो है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया यासिर राव जी, आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए 18 स्वदेश पर और अपने कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए, ग्लेनमार्क लाइफ के यहाँ पर मैनेजमेंट बताते हुए किस तरह के प्लान हैं आने वाले समय में, लेकिन स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, मेरे खास मेहमान अविनाश गोरखकर जुड़ गए मेरे साथ। अविनाश, ग्लेनमार्क लाइफ नतीजे उम्मीद के मुताबिक आगे क्या व्यू बनता है स्टॉक पर आपका? इनफैक्ट सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए ये कंपनी में अच्छी बात यह है कि ग्लेनमार्क लाइफ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की सब्सिडरी है, ग्लेनमार्क फार्मा इनका पेरेंट है।
लेकिन नतीजों की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से नतीजे थोड़े से उम्मीद से कम आ गए हैं। आई मीन अनुमान है कि आने वाले क्वार्टर्स में अगर नंबर इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी प्रॉमिसिंग है। एपीआई में है, ये सीडीओ में है, क्रैम्स में है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में है। तो ये सारे ग्रोथ एरियाज है, लेकिन मार्केट्स कहीं ना कहीं मार्जिन को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। निवेशकों को अगर अभी इस प्राइस पे निवेश करना है तो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया इनको रखना है, क्योंकि नंबर्स एक बार इंप्रूव हो जाएंगे तो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट रेटिंग आएगी और काफी हद तक शेयर में ऊपरी लेवल से काफी पिटाई भी हो चुकी है। तो अभी वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव लग ही रहे, बट मार्केट ये चाहेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आए। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन नियर टर्म में जैसे जैसे नंबर्स आएंगे वैसे स्टॉक में आपको री-रेटिंग देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए, बट लंबी अवधि रखें। करेक्ट, नजरिया लंबा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू ग्लेनमार्क लाइफ के लिए बेहतर दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर उस स्टॉक पर अपनी राय देने के लिए।